ये वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका मेरे चैनल क्राइम फैक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कई बार ये कहा जाता है या जिक्र होता है कि जो फिल्में हैं जो हम सभी देखते हैं वो फिल्में हमारे समाज का एक आईना होता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द और हमारे समाज में होता है वही चीज़ें हमको पर्दे पर दिखती है। ये तो रही फिल्में और समाज की एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि जो चीज़ें हम पर्दे पर देखते हैं वही चीज़ें हम अक्सर हमारे समाज, हमारे आसपास या हमारे इर्द गिर्द हम उसको अपनाते हैं। मतलब जो कुछ हम फिल्मों में देखते हैं वो हम अक्सर हमारे असल ज़िंदगी में भी कॉपी करते हैं। क्राइम और क्राइम रिपोर्टिंग पर यह हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा कि जो भी क्राइम के शोज़ होते हैं और क्राइम की जो खबरें होती हैं इनको देखकर बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ आते हैं। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये भी है कि इस क्राइम शोज़ और क्राइम के खबरों की वजह से ये भी होता है कि बहुत सारे लोग अपने ऊपर होते हुए बड़े हादसों से बच जाते हैं, क्योंकि वो क्राइम के शोज़ या क्राइम की खबरें पढ़कर पहले से ही अलर्ट होते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि क्रिमिनल किस किस तरीके से क्या क्या कर सकता है। तो कुल मिलाकर दो पहलू हैं इस सिक्के की, एक अच्छाई है तो एक बुराई भी है, और बुराई है तो अच्छाई भी है। ये सारी चीज़ें आज मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो आज की केस है, आज की कहानी है, वो इसी बहस के इर्द गिर्द है। तो आज की कहानी में एक फिल्म को देखकर एक पूरा प्लॉट तैयार किया जाता है असल ज़िंदगी में, और उस फिल्म को कई बार देखा जाता है ताकि कोई गलती ना हो जाए, कोई सबूत ना रह जाए, और जो कुछ सोचा है वो असली ज़िंदगी में अमल कर दिया जाए। तो प्लानिंग तो अपनी तरफ से पूरी अच्छी की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म कभी छुपता नहीं। कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग कर ली हो, जो गुनहगार है वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। तो ये कहानी एक पति पत्नी और उस पत्नी के एक आशिक की है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल शहर में 27 नवंबर 2017 को इस कहानी के प्लानिंग को अंजाम दिया गया था। तो तेलंगाना के नागर कुर्नूल शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक औरत एक शख्स को लेकर आती है। उस शख्स का चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तो उसको फौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टर उसको देखते हैं, इलाज शुरू करते हैं। फिर पता चलता है कि जिस शख्स को लाया गया है उस शख्स का नाम है सुधाकर रेड्डी। तेलंगाना के एक प्राइवेट कंपनी में अफसर है वो, और उनका चेहरा अब पूरी तरह से झुलसा हुआ है। और सुधाकर रेड्डी को जो महिला हॉस्पिटल लेकर आई थी उस महिला का नाम है स्वाति रेड्डी, और वो सुधाकर रेड्डी की पत्नी थी। और स्वाति रेड्डी हॉस्पिटल में पेशेंट के बारे में ये लिखवाती है कि ये मेरे हस्बैंड है सुधाकर रेड्डी, और किसी ने इनके ऊपर एसिड फेंका, तेजाब से हमला किया, जिस वजह से इनका चेहरा आधे से ज़्यादा जल चुका है। तो इसके बाद इलाज शुरू होता है और धीरे धीरे सुधाकर रेड्डी की भी तबीयत सुधरने लगती है। लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि चेहरा इनका पूरी तरह से झुलस चुका है, इस वजह से हमको प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी ताकि वापस से इन्हें इनका चेहरा मिल सके। और प्लास्टिक सर्जरी में तो बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है, लेकिन स्वाति रेड्डी तैयार थी। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बस मेरे पति को ठीक कर दीजिए। इसके बाद स्वाति ने फिर उसके घर वालों को, यानी कि सुधाकर रेड्डी के माँ बाप, भाई बहन जो भी थे, उन सब को कॉल करके ये बताती है कि सुधाकर रेड्डी पर किसी ने एसिड अटैक किया था और मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। अब वो खतरे से बाहर है और उनका इलाज चल रहा है। ये सुनकर सुधाकर के माँ बाप, भाई सब हॉस्पिटल आते हैं और वो देखते हैं कि उनके बेटे का चेहरा जो है वो पट्टियों से ढका हुआ है। थोड़े दिन बाद हालात सुधरते हैं। अब वो थोड़ी थोड़ी बात भी करता है, लेकिन वो बात जो करता है वो थोड़ा सा लड़खड़ा के बोलता है, क्योंकि उसके मुंह के इर्द गिर्द भी एसिड ने अपना असर दिखाया था। तो बोली और आवाज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बात कर रहा था और सामने वाले सुन रहे थे। अब कुछ वक्त और बीतता है। इसके बाद हालात और ज़्यादा सुधरते हैं, तो डॉक्टर भी कहने लगे कि अब इसका पट्टी हटाएंगे और प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। कुछ वक्त पहले, यानी कि सुधाकर की हालत जब बहुत ख़राब थी, तब वो लिक्विड डाइट पे था, वो खाना वाना ठीक से खा नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब हालात सुधर गए वो थोड़ा थोड़ा खाना भी खाने लगा था।
अब इसके बाद घर वाले भी अपने घर से खाना वाना बनाकर लाते थे सुधाकर को खिलाने के लिए। और सुधाकर रेड्डी को बचपन से ही मटन का सूप बहुत पसंद था, और वो भी अपने माँ के हाथों से बनी मटन सूप। यहाँ तक कि सुधाकर की शादी हो गई थी, उसके बाद भी उसकी माँ उसके लिए मटन का सूप बनाती थी और वो बहुत चाव से उसे खाता भी था। जब हॉस्पिटल में सुधाकर की हालत सुधरने लगी तो माँ को भी बहुत खुशी हुई कि चलो बेटा अब खतरे से बाहर है और उसको नई जिंदगी मिली है। तो बेटे को खुश करने के लिए माँ ने सोचा कि उसका फेवरेट मटन सूप जो है वो बनाकर उसको खिलाया जाए। तो उसके बाद सुधाकर की माँ बेटे को मटन सूप बनाकर देती है, लेकिन बेटा वो खाने से मना कर देता है। तो पहले तो उन्हें लगता है कि शायद अभी मूड नहीं होगा या बीमार है, इसीलिए शायद इच्छा नहीं हो रही होगी, लेकिन उसकी माँ काफ़ी फोर्स करती है। उसके बाद सुधाकर का छोटा भाई जो है वो भी कहता है कि भैया आपको तो बड़ा पसंद है, पर तमाम जिद और गुजारिश के बावजूद भी वो मटन सूप पीने को तैयार ही नहीं था। ये बात माँ को तो इतनी बुरी नहीं लगी, उन्होंने सोचा कि अभी बीमार है शायद बाद में पी लेगा। लेकिन सुधाकर के छोटे भाई को थोड़ा डाउट होता है कि जो आदमी हर हाल में अपने माँ के हाथ के मटन सूप के पीछे पागल था वो आज मना कैसे कर रहा है। आज इतना कहने के बाद भी क्यों मना कर रहा है। वो खाना खा रहा है, जूस पी रहा है, सब कुछ तो खा रहा है, फिर मटन सूप क्यों नहीं पी रहा है। अब भाई के दिमाग में ये बात घर कर जाती है, लेकिन वो वहाँ कुछ भी कहता नहीं और हॉस्पिटल से निकल जाता है। खैर कुछ वक्त और बीतता है और सुधाकर की हालत अब और ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसका चेहरा 30% से ज़्यादा जल चुका था, इसीलिए अब भी उसका चेहरा ज़्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन अब वो पहले से बेहतर था, इसलिए अब वो उठकर चलने फिरने भी लगता था। और जब उसके घर वाले उसकी चाल देखते थे तो उसकी चाल में उनको कुछ फ़र्क नज़र आई, क्योंकि हर एक इंसान का उठना बैठना चाल ढाल सब अलग होता है। फिर उसके बातचीत में भी कुछ फ़र्क दिखने लगी, क्योंकि हर एक इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है, आपकी मेरी हर किसी की अलग अलग होती है। और ये सब देखकर सुधाकर के छोटे भाई ने ये सोचा कि ये मेरे भाई का जो स्वभाव था, जैसे वो उठता था, बैठता था, हंसता था, बोलता था, चलता था, ये सब अब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अब तो उसके मन में ये भी ख्याल आया कि ये मेरा भाई है भी या नहीं, क्योंकि ये अब अजीब बातें करता है। मेरा भाई पहले बहुत बातें करता था, ये कम बात करता है। मेरा भाई पहले बहुत हंसता था, ये कम हंसता है। और उसने ये भी सोचा कि जब भाई पर एसिड अटैक हुआ तो भाभी ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तो कुल मिलाकर सुधाकर के छोटे भाई को अब इस पर डाउट हो गया। अब जब इतना डाउट हुआ तब उसने अपने घर वालों को बिना कुछ बताए सीधे पुलिस स्टेशन चला गया। अब सुधाकर का छोटा भाई नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर ये कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरे भाई पर किसी ने एसिड अटैक किया था और वो अभी हॉस्पिटल में है। तो पुलिस वाले भी उससे पूछते हैं कि इतने दिन पहले एसिड अटैक हुआ है, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तब वो कहता है कि हमें बाद में पता चला और भाभी ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई ये मुझे नहीं मालूम। पर फिर वो अपने मन के सारे डाउट्स बताता है। वो कहता है कि मुझे अजीब सा लगता है, मेरा भाई जो है उसका बिहेवियर अलग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा भाई नहीं कोई और ही है। तो पुलिस भी जब ये सब कुछ सुनती है तब उनको भी अजीब लगा। फिर पुलिस ने सोचा कि शायद ही इसका दिमाग का वहम होगा, लेकिन अब जो भी हो एक शख्स कंप्लेन लेकर आया है। तो उस वक्त वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर थे, उनको ये लगा कि ये केस थोड़ा डिफरेंट है और इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो उस पुलिस ऑफिसर को इस केस पर बड़ी दिलचस्पी हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस केस को हैंडल करूँगा। तो जांच शुरू करने के दौरान अब ये पता करना था कि ये असली भाई है या कोई बहरूपिया है। और आजकल के मॉडर्न ज़माने में ये बड़ा आसान है कि फिंगरप्रिंट्स के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो वो पुलिस वाला समझदार था और सुलझा हुआ था, तो उसने कहा कि ये सबसे आसान तरीका है। बाकी चीज़ें अगर मान लीजिए कि वो बहरूपिया है तो आप जो भी सवाल करोगे, माँ बाप का नाम, कहाँ पैदा हुआ, क्या है, वो सब कुछ उसने अच्छी तरह से रटा होगा। तो इसीलिए फिंगरप्रिंट्स का मैच करना सबसे आसान तरीका है सच्चाई पता करने का। तो अब फिंगरप्रिंट्स लेना ज़रूरी था, लेकिन अब फिंगरप्रिंट्स कैसे ले, अगर डायरेक्टली लेंगे तो उनको डाउट हो जाएगा। लेकिन किसी तरह से पुलिस ने गुपचुप तरीके से हॉस्पिटल पर जो शख्स था उसका फिंगरप्रिंट्स ले लिया। और दूसरी तरफ सुधाकर रेड्डी के जो आधार कार्ड और बाकी जो भी बैंक के कागज़ थे उन सब से सुधाकर रेड्डी के भी फिंगरप्रिंट्स ले लिया। तो हॉस्पिटल में लेटे उस शख्स का फिंगरप्रिंट्स और सुधाकर रेड्डी के आधार कार्ड से मिला हुआ
फिंगरप्रिंट्स को जब मैच किया गया तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दोनों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग थे। शख्स एक, नाम एक, पहचान एक, लेकिन फिंगरप्रिंट्स अलग थे। यानी ये फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट अब साफ साफ बता रहे हैं कि जो आदमी हॉस्पिटल में लेटा हुआ है वो सुधाकर रेड्डी है ही नहीं। तो अब सवाल बहुत सारे हैं कि अगर ये शख्स सुधाकर रेड्डी नहीं है तो आखिर ये है कौन, और अगर ये सुधाकर रेड्डी है ही नहीं तो सुधाकर रेड्डी आखिर है कहाँ। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये सुधाकर रेड्डी नहीं है तो क्यों उसकी पत्नी ये जिद पर अड़ी है कि यही मेरा पति है, और अगर उसके पति पर किसी ने एसिड से हमला किया तब उसी वक्त उसने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो अब ये सारी चीज़ें पुलिस को स्वाति के ऊपर शक पैदा करने लगी, और वो शख्स भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और चेहरा झुलसा हुआ है और बीमार है, इसलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती। और बिना कोई पुख्ता सबूत के सिर्फ एक फिंगरप्रिंट की मदद से उससे तो पूछताछ नहीं की जा सकती। तो फिर पुलिस ने सोचा कि एक आम तरीका इस्तेमाल करते हैं कि स्वाति रेड्डी को बुलाते हैं, उससे प्यार से पूछताछ करते हैं, लेकिन स्वाति को ये नहीं बताते कि वो किस चीज़ की जांच कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने स्वाति को बुलाया और उससे पूछा कि हमें पता चला है कि आपके पति पर किसी ने एसिड अटैक किया है, लेकिन आपने इस बात का पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया। ये सुनकर स्वाति थोड़ा सा घबरा गई और वो इधर उधर की बातें करने लगी। फिर पुलिस ने स्वाति से ये पूछा कि जब यह हादसा हुआ तब तुमने अपने ससुराल वालों को क्या कहा। तो यहाँ पर स्वाति ने एक ऐसी लाइन बोली जो उसके थोड़े से झूठ को खोल गई। तो स्वाति ने बताया कि जब यह हमला हुआ उसके बाद मैं अपने पति को लेकर भागकर हॉस्पिटल आई। उसके अगले दिन मैंने अपने ससुराल वालों को फ़ोन करके बताया। अब उधर स्वाति के सास ने बयान दिया था कि जिस दिन यह हमला हुआ था या जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन स्वाति के सास ने स्वाति से और अपने बेटे से फ़ोन पर बात की थी, और उन्होंने ये भी बात की थी कि हम लोग ठीक है, बाहर आए हैं घूमने के लिए और घर जाने के बाद बात करेंगे। तो ये दो तरह का बयान कैसे। फिर पुलिस को अब स्वाति पर पूरा शक हो गया और पुलिस को ये भी यकीन हो गया कि स्वाति झूठ बोल रही है और कुछ बातें छुपा रही है। फिर पुलिस ने स्वाति से सख्ती से पूछताछ की, और क्योंकि स्वाति कोई पेशेवर क्रिमिनल तो थी नहीं, एक आम महिला थी, तो स्वाति थोड़ी देर बाद टूट गई और इसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई। और वो पूरी कहानी कुछ यूँ थी। 2014 में स्वाति की सुधाकर से शादी हुई थी। ये अरेंज मैरिज थी, परिवार वालों ने शादी कराई थी। स्वाति पेशे से एक नर्स थी और सुधाकर एक कंपनी में मैनेजर था, और दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी और दोनों खुश थे, और उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। फिर शादी के 2 साल बाद अचानक स्वाति के कमर में दर्द होना शुरू हो गया। तो सुधाकर ने उसे एक डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि स्वाति के कमर के इलाज के लिए अब इसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। इसके बाद सुधाकर स्वाति को एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है। उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम है राजेश, और ये साल 2017 के शुरुआती महीनों की बात है। तो शुरू में सुधाकर स्वाति के साथ उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था, लेकिन उसको काम पे भी जाना था, इसलिए वो थोड़ा बिजी हो गया। अब क्योंकि स्वाति के कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसको रोज़ाना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था। तो अब स्वाति अकेले ही उस फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के पास जाने लगी। तो डॉक्टर राजेश स्वाति का फिजियोथेरेपी करने लगे। फिर धीरे धीरे अब इन दोनों में प्यार हो गया, और फिर इनका प्यार इतना बढ़ा कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। और यहीं से मुश्किलें शुरू हुई, क्योंकि स्वाति पहले से ही शादीशुदा थी। अब स्वाति के पास एक ही तरीका था कि वो सुधाकर को डिवोर्स दे दे और फिर राजेश से शादी कर ले। लेकिन उसे ये पता था कि उसके घर वाले इसके लिए कभी नहीं मानेंगे, ससुराल वाले भी नहीं मानेंगे और सुधाकर भी नहीं मानेगा। और फिर स्वाति और सुधाकर में ऐसी कोई अनबन भी कभी नहीं हुई कि वो लोग डिवोर्स ले। तो फिर करे क्या। फिर राजेश और स्वाति मिलकर प्लान करना शुरू करते हैं कि कैसे ये शादी हो सकती है। और इत्तेफाक से उस वक्त टीवी पर एक फिल्म बार बार आ रही थी, क्योंकि अमूमन साउथ इंडियन फिल्म बार बार टीवी पर दिखाई जाती है, और वो फिल्म थी ये वाड़ू। उसमें शायद लीड रोल में अल्लू अर्जुन, रामचरण और श्रुति हसन थे। और ये वाड़ू फिल्म उस वक्त सेट मैक्स पर रोज़ाना आती रहती थी। और अगर आपने इस फिल्म को देखी है तो इसमें कहानी ये है कि कैसे एक हीरो की मौत होती है
उसका चेहरा जल जाता है, फिर दूसरे हीरो का चेहरा उसे दिया जाता है। तो वो स्टोरी लाइन और फिल्म दोनों ही अच्छी थी। तो इत्तेफाक से ये फिल्म उस वक्त टीवी पर आ रही थी और स्वाति इस फिल्म को देख रही थी। जब उसने इस फिल्म को देखा तो पहली बार उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस फिल्म की कहानी को हम अपने असल ज़िंदगी में ही अपना लें। और उसने सोचा कि सेम ऐसी ही चीज़ अगर वो करेगी तो सुधाकर से भी उसको छुटकारा मिल जाएगा और राजेश से भी शादी हो जाएगी। तो उसने ये आइडिया राजेश को बताया और राजेश को भी ये आइडिया पसंद आ गया। इसके बाद इन दोनों ने इस फिल्म को करीब 20 बार लगातार देखा और इस कहानी के हर एक बारीकी को अच्छी तरह से समझा। और जब इन दोनों ने इस कहानी को अच्छी तरह से समझ लिया, फिर दोनों ने ये तय किया कि इसी प्लॉट पर अब काम करेंगे। अब इस षड्यंत्र का पहला चरण ये था कि सुधाकर को ज़िंदगी से निकालना है और राजेश को अपनी ज़िंदगी में लाना है। तो स्वाति और राजेश ने 26 नवंबर 2017 का दिन चुना, क्योंकि 26 नवंबर को संडे का दिन था और सुधाकर का छुट्टी था, इसलिए वो घर पर था। और क्योंकि स्वाति पेशे से एक नर्स थी तो उसे मालूम था कि बेहोशी का इंजेक्शन यानी कि एनेस्थेसिया कैसे दिया जाता है और कितना दिया जाता है। तो स्वाति एक नर्स थी, उस दिन संडे था और सुधाकर घर पर ही था। तो जब सुधाकर सो रहा था अपने कमरे में, तब स्वाति ने धीरे से उसे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा दिया बेहोशी के डोज के हिसाब से, और सुधाकर बेहोश हो गया। और स्वाति को पता था कि अब ये कितनी देर तक बेहोश रहेगा। इसके बाद स्वाति ने राजेश को फ़ोन करके घर बुलाया और राजेश घर आ गया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर सुधाकर के सर पर एक लोहे की रॉड से वार किया और तब तक वार किया जब तक कि सुधाकर की मौत ना हो जाए। और जब इन दोनों ने ये तसल्ली कर ली कि अब सुधाकर की मौत हो गई है, तो उनके प्लानिंग का दूसरा स्टेप ये था कि सुधाकर का चेहरा पूरी तरह से खराब कर देना है, ताकि कभी भी लाश मिल भी जाए तो इसकी शिनाख्त न हो पाए। तो इन दोनों ने सुधाकर के चेहरे को भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया। उसके बाद इसको एक जंगल में ले गए और उस जंगल में एक गड्ढा खोदकर सुधाकर की लाश को वहां डाल दिया और पेट्रोल डालकर उसकी लाश को पूरी तरह से जला दिया, ताकि कोई भी सबूत ना रह जाए। तो इनके प्लानिंग का पहला चरण तो पूरा हो गया। इसके बाद इस षड्यंत्र का दूसरा चरण पूरा करना था, और वो था कि अब सुधाकर की जगह राजेश को लेना था। लेकिन ये राजेश कैसे सुधाकर बने, इसके लिए स्वाति और राजेश ने दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी। हालांकि इसमें राजेश थोड़ा सा हिचक रहा था, वो इसलिए कि इस दूसरे चरण को पूरा करने के लिए अब खुद राजेश को तकलीफ से गुजरना था, क्योंकि उसे एक नया चेहरा चाहिए था और वो भी सुधाकर का चेहरा। तो ये प्लास्टिक सर्जरी से ही मुमकिन थी। तो इसके लिए पहले अपना ही चेहरा बिगाड़ना था, और ये किसी भी इंसान के लिए जब उसे पता हो कि इस काम के लिए अब मुझे इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, मेरा चेहरा बिगड़ेगा, तो डर तो होता ही है। और ये डर राजेश के अंदर भी था। लेकिन फिर स्वाति ने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ 30% ही तुम्हारा चेहरा जलाऊंगी। वो एसिड लेकर आई थी, नर्स थी, तो उसी हिसाब से उसने राजेश के चेहरे पर उस पोर्शन पर वो 30% एसिड यानी कि तेज़ाब उसके चेहरे पर डाला, क्योंकि स्वाति को ये पता था कि 100% अगर तेज़ाब डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 30% जलने के बाद ये है कि प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा वापस लाया जा सकता है। तो स्वाति ने राजेश का चेहरा 30% जलाया, वो भी राजेश की मर्जी के साथ। और उसके बाद जैसे ही राजेश का चेहरा झुलसा, ये बात है अगले दिन यानी कि मंडे 27 नवंबर की। 26 नवंबर को पति का कत्ल किया और 27 नवंबर को प्रेमी का चेहरा बिगाड़ा। और उसके बाद फिर उसको लेकर सीधे हॉस्पिटल भागती है और वहाँ कहती है कि कुछ लुटेरों ने हमला किया एसिड से, और फिर हॉस्पिटल में उसका नाम भी अपने पति का नाम लिखवाती है। तो प्लानिंग यही था कि राजेश की अब ट्रीटमेंट होगी, फिर प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, उसके बाद उसके पति का यानी कि सुधाकर रेड्डी का फ़ोटो दिखाया जाएगा और उसी हिसाब से सारी चीज़ें की जाएगी। सुधाकर रेड्डी का चेहरा राजेश को दिया जाएगा। लेकिन इस षड्यंत्र में दूसरी चीज़ें तो बाद में आई। पहली चीज़ ने जिसने शक का बीज बोया वो था वो मटन सूप, जो सुधाकर को अपनी माँ के हाथ का पसंद था, और ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए वो उस मटन सूप को पीने से कभी इनकार नहीं कर सकता था।
लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में जब उसने अपनी माँ के हाथ का मटन सूप पीने से इनकार कर दिया, तब वहीं से उसके भाई को शक हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर उसने उस मटन सूप को पीने से मना क्यों किया, क्योंकि अगर इतनी साजिशें की थी तो ये जाहिर सी बात है कि स्वाति ने राजेश को सब कुछ पहले से बता रखा होगा। स्वाति ने राजेश को अच्छे से ट्रेन किया होगा कि सुधाकर को क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और सब कुछ जानने के बावजूद राजेश वहाँ पर मार खा गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजेश वेजिटेरियन था, वो नॉनवेज नहीं खाता था, और क्योंकि मटन तो नॉनवेज है इसीलिए राजेश ने मटन सूप पीने से इनकार कर दिया। और राजेश की इसी एक गलती ने सुधाकर के भाई के मन में शक पैदा किया, और उसके इस एक शक ने कई सारे शक पैदा किए, जैसे कि उस इंसान का बोलना, चालना, उठना, बैठना सब कुछ उसके भाई से बिल्कुल अलग था। और इन्हीं सारे शक की वजह से सुधाकर का भाई पुलिस तक गया, और फिर पुलिस ने इसको अच्छे से जांच किया और इस केस को सॉल्व किया। तो ये थी तेलंगाना की एक अजीबोगरीब षड्यंत्र की कहानी। अब इस कहानी के बहुत ही दो अजीब चीज़ें हैं। पहला ये कि कैसे एक पत्नी अपने पति को रास्ते से हटाती है, और दूसरा ये कि जिससे वो प्यार करती है कैसे उस इंसान का चेहरा अपने ही हाथों से 30% एसिड से जलाती है। लेकिन ये सारे षड्यंत्र नाकाम हुए। आखिर में दोनों का गुनाह पकड़ा गया, और अब स्वाति और राजेश दोनों ही पुलिस के कब्जे में हैं। इनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है और 302 का केस चल रहा है। तो ये थी आज की कहानी। एक अच्छी खासी हंसती खेलती शादीशुदा ज़िंदगी एक भूल के वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस केस पर मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर स्वाति और राजेश एक दूसरे से प्यार करते थे और उनको इस शादी से प्रॉब्लम थी, तो स्वाति अपने हस्बैंड से सीधा सीधा डिवोर्स ले लेती। चाहे उसको बुरा लगता, लेकिन वो अगर डिवोर्स ले लेती तो इन तीनों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़ कि किसी की जान लेने की पाप करने से तो बच जाती। पर कहते हैं कि इश्क अंधा होता है, और शायद इसीलिए ही वो मुहावरा बनाया गया था। तो ये थी कहानी स्वाति की, सुधाकर की और राजेश की। तो जैसा कि मैंने आपको इस कहानी के शुरुआत में बताया था कि फिल्में हमारे समाज का एक आईना होता है। जो हमारे समाज में होता है वही चीज़ें फिल्मों में दिखाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो फिल्मों में होता है वो उठाकर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं। तो स्वाति की इस कहानी और इस षड्यंत्र के पीछे यवाड़ू नाम की फिल्म थी, उसने ये बाकायदा बताया। और इस षड्यंत्र को रचने के लिए स्वाति और राजेश ने मिलकर कम से कम 20 बार इस फिल्म को देखा था। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।